गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ स्प्रिंग में बताया था कि टॉर्शन स्प्रिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी हेलिकली वाउंड कॉइल रहता है ऐसे, और ये बहुत सारे आपके कॉइल्स रहते हैं। लेकिन जो उसका जो एंड है, कॉइल का जो एंड है, वो एंड कुछ इस टाइप से प्रोजेक्टेड रहता है बाहर की तरफ। तो आपका ये कंस्ट्रक्शन देखने में हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग का कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ बहुत सारे कॉइल्स रहेंगे, ये प्रोजेक्टेड एंड रहेगा। अब इसमें जो हम फोर्स का जो डायरेक्शन की बात करेंगे एंड पे, ये आएगा इस तरीके से फोर्स P। तो इस फोर्स को देखेंगे तो ये जब स्प्रिंग का जो एंड्स है ये दोनों ऐसे बंद होंगे, है ना। और मतलब जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो ये इस टाइप का डिफ्लेक्शन आएगा इसके एंड्स पे, और जैसे ही फोर्स रिमूव होगा ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है आपके कुछ ऑफिस के इक्विपमेंट्स में, जैसे कि स्टेपलर्स होता है ना, और पेपर पंच होता है जिसमें हम फाइल में उसको होल्स करते हैं। पेपर पंच में वहाँ पर आपको ये इजीली दिखने में मिल जाएगा, है ना। कुछ नेल कटर्स में रहता है, और इसका बाहर भी यूज़ होता है, जैसा कि आप डोर हिंजेस में होता है ना कि और इसके बाद विंडो जो शेड होता है, जो दुकान के शेड्स होते हैं उसको ओपन और चालू करने के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। आपने किसी मूवीज़ में भी देखा होगा कि होटल या जो उसमें वो दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन या होटल में, उसमें जो दरवाज़ा ऐसे खुलता है ऑटोमेटिकली, कोई अगर जाता है तो ऐसे खुल जाता है, लेकिन अगर कोई निकल जाता है, पास हो जाता है, तो वापस वो बंद हो जाता है। तो इस टाइप को वो ऐसे हिलता रहता है ऐसा। तो इस टाइप का ये जो है ना, वहीं पर ये आपका हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग यूज़ होता है। हमें अब इसके डिज़ाइन के लिए ज़रूरत पड़ेगी इस पर लगने वाले स्ट्रेस की। तो दिख जाएगा कि आपको कि ये जो आपका P फोर्स है, ये सेंटर ऑफ द कॉइल से ये डिस्टेंस R पे रहता है, ये रेडियस हम मान के चलेंगे, है ना। और अगर हम किसी एक कॉइल को पकड़े अलग से तो आपको दिख जाएगा ये इस टाइप से। मेरा इसमें एक कॉइल का बनाऊं तो इसके एंड को लेते हुए दिख रहा है ये वायर डायमीटर। इसमें अगर ये P फोर्स लग रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये पहले से ये बेंड है। अगर इसमें और फोर्स इसमें लगाया जाएगा तो ये यहाँ पर आपको इस वायर में आपको बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। तो इसी कारण बेसिकली इसका नाम जो है टॉर्शन स्प्रिंग है, लेकिन इसमें जो बेसिक स्ट्रेस है वो हमेशा एक बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आती है इसमें। तो यही चीज को आपको डेटा बुक में भी आपको दिया हुआ है, 10.15 में आप देख लेंगे, है ना। तो स्प्रिंग का जो वायर है ये बेंडिंग स्ट्रेस को इसको झेलना पड़ता है, बेंडिंग स्ट्रेस आता है। और बेंडिंग स्ट्रेस का हम जनरल फॉर्मूला जानते थे कि MB/I होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रेस के इक्वेशन को बनाए तो सिग्मा बी इक्वल्स टू होता है, हम जानते हैं कि MB/I। लेकिन स्प्रिंग के केस में हमने देखा है कि हमेशा वॉल फैक्टर यूज किया गया है, जिसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं हम, है ना। स्प्रिंग के डिजाइन में ये वॉल फैक्टर आता है, उसको ही हम लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये सिग्मा बी हो जाएगा मॉडिफाइड होके K टाइम्स MB/I, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, MB की बात करें, तो ये साफ दिख रहा है कि बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये P इंटू R की जो वैल्यू है ये रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट आपका हमेशा, है ना। Y की अगर बात करें तो Y हमेशा बेंड होता है D/2 वायर डायमीटर बाई हाफ, जो इसका न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस है। और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वायर के लिए होता है वो π/64 d⁴। और हमने देखा था कि अगर हम MB को ना पुट करें, सिर्फ Y और I को इस इक्वेशन में पुट करें, तो हमें एक जनरलाइज इक्वेशन मिलता है जो होता है K इक्वल्स टू 32 MB/πd³। इस तरीके से आपको ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मिल जाएगा हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग के लिए। और ये आपके डेटा बुक में दिया हुआ है, सिग्मा बी इक्वल्स टू K टाइम्स 32 MB/πd³। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ध्यान रखेंगे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपका रेडियस है, ये आपका स्प्रिंग के जो एंड से लेकर आपका जो कॉइल का सेंटर है वहां तक का ये डिस्टेंस रहेगा R। तो इस तरीके से इसका बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। हाँ, अब ध्यान ये रखना है कि जो K का वैल्यू है हम अभी तक लेते थे, ये भी AM वॉल ने इसको डिराइव किया है K का, वॉल फैक्टर का। लेकिन जो K का वैल्यू है ये हम लेके चलते थे 4C-1/4C-4 प्लस 0.615/C। ये वॉल फैक्टर था। ये हेलिकल टेंशन स्प्रिंग और हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में ये बेसिकली यूज होता है। यहाँ पर जो K आपको यूज करना है, इसका आपको दिया हुआ है वो भी 10.5 में, लेकिन ये दो तरीके से दिया है, ये दो नाम से दिया हुआ है। एक दिया हुआ है KI और एक दिया है K0।
अब ये आई और जो ओ की वैल्यू है ये है इनर फाइबर के लिए और आउटर फाइबर के लिए। हम जानते हैं कोई भी चीज़ जब बेंड होती है तो ये जो अंदर का भी फाइबर बेंड होता है और बाहर का भी फाइबर बेंड होता है। तो हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, है ना, दोनों ही फाइबर्स बेंड होते हैं, लेकिन तो दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहता है जब बेंड होते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई चीज़ बेंड होती है तो इनर में आपके कंप्रेशन आता है, बाहर में आपका एक्सटेंशन आता है, हम बेसिक चीज़ जानते हैं। तो दोनों का थोड़ा बिहेविंग अपोजिट होता है टेंशन कंप्रेशन के कारण। तो इसी कारण इनका जो वॉल फैक्टर की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। इनर फाइबर के लिए अलग दिखेगा आपको इक्वेशन और आउटर फाइबर के लिए अलग आपको इक्वेशन दिखेगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इस चीज को तो बेसिकली इनर फाइबर को ही लेके यूज करना है आपको। तो ध्यान रखेंगे वो जो के है आप उसको हमेशा के आई मानेंगे और आप इनर फाइबर ही यूज करेंगे जब तक क्वेश्चन में अलग से ना बोला जाए कि वॉल फैक्टर के लिए आपको के आई लेना है या के ओ लेना है। तो आप हमेशा इनर फाइबर का ही जो इक्वेशन है उसको यूज करते हुए ही आप अपना वॉल फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल इक्वेशन बन जाएगा सिग्मा बी इक्वल्स टू के आई टाइम्स 32 MB अपॉन पाई डी क्यूब, वेयर के आई का इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ 4c स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 ये दिया होगा अपॉन 4c इंटू सी माइनस 1। और जैसा कि पहले हमने देखा था कि वॉल फैक्टर डिपेंड करता है स्प्रिंग इंडेक्स सी की वैल्यू पे, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ सी की वैल्यू दिख रही है और सी पता है तो आप इजिली के आई निकाल सकते हैं। तो आपको ये के नॉट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, के आई आप यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो उसके बाद हमारा बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आपका एक और इक्वेशन उसमें दिख रहा है दैट इज एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये स्प्रिंग को बेंड किया जाता है ना, स्प्रिंग में जब भी फोर्स आएगा तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको जनरली लीनियर डिफ्लेक्शन ही बोलते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये स्प्रिंग का जो है ये कॉइल तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ ये जो ये चीज़ है आपका ये जो एंड पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि दोनों का जो एंड है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो अगर मैं इसका मिडिल लाइन बनाऊं तो दिखेगा आपको ये एक आपको एंगल बनाएगा, ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये मैंने एक फाइनल पोजिशन ये इनिशियल पोजीशन बनाया हुआ है, तो इसमें आपको ये डिफ्लेक्शन थीटा दिखेगा। इसलिए अब इसमें जो बात करते हैं वो लीनियर, जैसे हमने कंप्रेशन एक्सटेंशन के केस में डिफ्लेक्शन को डेल्टा से डिनोट किया था जो कि एक लीनियर डिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पर जब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे टॉर्शन स्प्रिंग के लिए तो वो रहेगा आपका एंगुलर डिफ्लेक्शन। इसका फॉर्मूला आपके इसमें दिया हुआ 64 PRDN P इंटू आर इंटू डी इंटू एन अपॉन ED रेज टू 4। थोड़ा सा ये इक्वेशन चेंज है, ये डेटा बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर P आपका फोर्स है जो स्प्रिंग पे लग रहा है, R रेडियस है, मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो P इंटू आर आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका, अगर आप इसको अगर क्वेश्चन में P और R की सेपरेट वैल्यू ना देके बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है MB की वैल्यू, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 64 MB DNB रख सकते हैं इसको यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे P इंटू आर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सा डाटा गिवन है कि बेंडिंग मोमेंट है कि P और R की सेपरेट वैल्यू गिवन है। D आपका मीन कॉइल डायमीटर है, हम जानते थे ये मीन कॉइल डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आपका मीन कॉइल डायमीटर। B से जो आएगा, है ना, ये इनर डायमीटर होता है, ये आउटर डायमीटर होता है, तो ये मीन कॉइल डायमीटर है। एंड नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स रहेगा इसमें, है ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन में हमेशा नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आता है, हम उसी को यूज करते हुए, है ना, हम हमेशा नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकालते थे डिफ्लेक्शन इक्वेशन को ही। तो इसलिए एंगुलर डिफ्लेक्शन में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आएगा। यहाँ पर जो आपको पिछले डिफ्लेक्शन में एक टर्म दिखा था G, कैपिटल G की वैल्यू दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यहाँ पर वो G रिप्लेस हो गया कैपिटल E से और ये होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान रखेंगे उसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में दिया रहता है, और अगर नहीं भी दिया रहे तो हम जानते हैं कि स्टील के लिए 2,05,000 या 2,07,000 या 2,06,000 के आसपास इसकी फिक्स रहती है स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, उसी को रख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टील के लिए ध्यान रखेंगे ये फिक्स रहता है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आपको ये E की वैल्यू वही लेके चलनी पड़ेगी जो स्टील वायर के लिए रहती है, दैट इज 2,05,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। D आपका वायर डायमीटर S/4 है। तो इस तरीके से आपको ये एंगुलर डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका ये भी आपके डेटा बुक में दिया है, देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जैसे कि हम हेलिकल कंप्रेशन और एक्सटेंशन में जानते थे, स्टिफनेस होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन।
है ना, कि उसका हम स्टिफनेस से जानते थे कि स्टिफनेस उसका कितना, हम इसको सिंपल भाषा में उसका टफनेस की वैल्यू हम बोलते थे, कितना कड़ा है या कितना सॉफ्ट स्प्रिंग है, कितना हार्ड या सॉफ्ट स्प्रिंग है ना, उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी लोड लगने से वो कितना डिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पर उसी टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी नोटेशन हम वही यूज करेंगे स्टिफनेस का, बस यहाँ पर थोड़ा सा नोटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लोड के कारण डिफ्लेक्शन आता है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के कारण एंगुलर डिफ्लेक्शन आता है। ये दोनों बस चीजें हैं, इसमें नोटेशन बस अलग है ना। कंप्रेशन और एक्सटेंशन स्प्रिंग में हम जब भी लोड लगाते हैं तो लोड जैसी लगता है उससे लीनियर डिफ्लेक्शन आता है, तो इसलिए लोड पर यूनिट लीनियर डिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन यहां पर हम मोमेंट लगा रहे हैं जो कि P इंटू आर है ना, टॉर्शन के केस में तो मोमेंट लगा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट, और उससे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसलिए इसका जो डेफिनेशन बन जाता है वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, द स्टिफनेस ऑफ ए हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप का लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा mb अपॉन थीटा। और अगर इसका यूनिट को देखें तो आप जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा रहता है न्यूटन मिलीमीटर में, और जो थीटा आपका जो एंगल निकलेगा ये निकलेगा रेडियन में, इसलिए ये हो जाएगा, ये यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर न्यूटन पर मिलीमीटर यूज करते थे टेंशन कंप्रेशन के केस में, लेकिन टॉर्शन के केस में हम के की स्टिफनेस की वैल्यू न्यूटन मिलीमीटर पर रेडियन हो जाएगी। अब इसको और थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, अगर आप ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल दें जिसमें आप पी आर को रिप्लेस कर दें mb से, है ना, तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका mb और mb कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर e⁴ अपॉन 64 dn। तो ये स्टिफनेस की वैल्यू, एक्चुअल स्टिफनेस जब डिजाइन हो जाता है उसके बाद निकालते हैं। तो अब आपको यहाँ पर दो स्टिफनेस आपको ऐसे दिख रहा होगा, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे दोनों स्टिफनेस में बस इतना ही चेंज है ना, जैसे हम देखते थे कि रिक्वायर्ड स्टिफनेस और फाइनल स्टिफनेस जो आता है ना, जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करने वाले थे उस टाइम अब जो स्टिफनेस रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम mb अपॉन थीटा लेके चलेंगे, और जब फाइनल स्टिफनेस हमारा डिज़ाइन हो जाएगा और फाइनल स्टिफनेस निकालने की बात आएगी तब हम इसको ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आपके डेटा बुक में दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें बेसिकली ये आपके तीन इक्वेशंस को आपको ध्यान रखना है, उसके बेंडिंग स्ट्रेस का, है ना, उसके एंगुलर डिफ्लेक्शन का और उसके स्टिफनेस का। ये बेसिकली ये तीन इक्वेशंस ही यूज होते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें बेसिकली एक ही न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो उसी को हम देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। पेज नंबर आपके 53 में नोट्स में आपको दिख रहा है एग्जाम्पल 10.21। अब इसके हम डाटा को देखेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग फॉर ए विंडो शेड। मैंने जैसे बताया था कि विंडो शेड में इसको यूज होता है ना, तो वहां पर आपको इसको निकालना है, डिजाइन करना है। द स्प्रिंग इज मेड ऑफ स्टील ऑफ ग्रेड 4। यहाँ पर आपको स्प्रिंग का मटेरियल मिला हुआ है, वायर का मटेरियल जो कि है ग्रेड 4। नेक्स्ट, द यील्ड स्ट्रेंथ इज 60% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसको हम नोटेशन के टर्म्स में देखेंगे। यील्ड स्ट्रेंथ होता है आपका SYT इज 60% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब ये हो जाएगा 0.6 SUT, है ना। अब यहाँ पर ये SYT और SUT आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, आप जान रहे थे, वो आपका बेसिक स्ट्रेस जो था वो बेंडिंग स्ट्रेस था। तो परमिसिबल आपको जब बेंडिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा तो उसमें आपको ये SYT का यूज करना पड़ेगा। आगे दिया है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, FOS की वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है ना। द मीन कॉइल डायमीटर इज 18 mm, कैपिटल D से हम जिसको डिनोट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है 18 mm। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 250 न्यूटन मिलीमीटर। यहां पर आपको P इंटू आर की जगह आपको बेंडिंग मोमेंट दे दिया है, जिसका फॉर्मूला हमको याद है, P इंटू आर होता है, और ये आपको दिया है 250 न्यूटन मिलीमीटर। एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि E की वैल्यू अगर नहीं दी है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आपको E की वैल्यू दे दिया है 2,07,000।
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। द स्टिफनेस शुड बी 3 न्यूटन mm पर रेडियन। स्मॉल k की वैल्यू आपको मिली हुई है 3 न्यूटन मिलीमीटर पर रेडियन। फाइंड वायर डायमीटर एंड नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। आपको सिर्फ दो चीजें निकालने बोला है, एक जो पहला चीज है स्मॉल d वायर डायमीटर, और जो दूसरा चीज आपको बोला है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स n। तो हम कभी भी स्प्रिंग डिजाइन में हमेशा पहला स्टेप हमारा ये वायर डायमीटर ही रहता था, है ना, तो हम उसी को अब निकालेंगे यहाँ पर, है ना। प्रोसेस आपको देखना है कि ये प्रोसेस कुछ उस तरीके से ही है जैसा आपका टेंशन और कंप्रेशन स्प्रिंग में था, है ना, बस कि थोड़े इक्वेशंस थोड़े मॉडिफाई हुए हैं, है ना, उसी को देखते हुए चलेंगे। अब हम जानते हैं कि जब भी हमको वायर डायमीटर निकालना है तो हमको बेसिकली उसके स्ट्रेस के इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती थी, है ना, SUT SYT के टर्म्स में, जिसको यूज़ करते हुए हम इनिशियली उसके डायमेंशंस को निकालते थे। लेकिन यही यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि आपको आपकी बार स्प्रिंग का मटेरियल गिवन है जो कि ग्रेड 4 है, लेकिन आपको उसका SYT SUT की वैल्यू नहीं गिवन है। तो जहाँ कहीं भी आपको स्प्रिंग का मटेरियल आ जाता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी रहती है, आपको ध्यान रखना है कि वो ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से ही चलेगा। आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक अलाउएबल स्ट्रेस के और एक इंड्यूस स्ट्रेस के, मतलब जो स्ट्रेस आप अलाउ कर रहे हैं और दूसरा जो उसमें लगने वाला स्ट्रेस है। आपको दोनों स्ट्रेस के इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और दोनों को उसको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा हर ट्रायल्स में, है ना। और आपका कोशिश हमेशा यही रहता है कि हमेशा आपका जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो अलाउएबल से कम आ जाए, तो हम उस वक्त जो उसका डायमेंशंस रहेगा वो सेफ रहेगा। उन्हीं डायमेंशन हम लेते हुए आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से आपको अब की बार आपको फिर से स्प्रिंग मटेरियल मिला हुआ है जो कि ग्रेड 4 है, लेकिन आपको उसका प्रॉपर्टी नहीं मिला है, तो हमको ट्रायल्स पे जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे ट्रायल 1, है ना। हमको याद है कि हमने जब भी ट्रायल्स लेते हैं तो उसमें सबसे पहले एक डायमीटर सेलेक्ट करते हैं, तो हम ये ग्रेड 4 वाले मटेरियल में ही जाएंगे, है ना। वहाँ पर हम ट्रायल 1 पे जाएंगे, जैसा मैंने ले लिया है, हम D = 1.4। अब यहाँ आपको एक दिखेगा कि हम बेसिकली जो डायमीटर्स हैं उसको 3m से स्टार्ट करते थे, है ना। तो यहाँ पर मैंने 1.4 इसीलिए लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जो हेलिकल जो आप देखेंगे अगर बेसिकली टॉर्शन स्प्रिंग, तो इनके जो वायर डायमीटर ये बहुत बड़े नहीं होते हैं। कहीं पर प्रैक्टिकली देखेंगे स्प्रिंग आपको बहुत मोटे मोटे डायमीटर्स के अच्छे वाले दिख जाएंगे, लेकिन जो टॉर्शन स्प्रिंग है ये बहुत ज़्यादा वायर डायमीटर इनके नहीं रहते हैं। प्रैक्टिकली भी कहीं यूज़ होते हैं आपके स्टेपलर्स में या पेपर पंच में, तो देखिएगा इसका जो वायर डायमीटर है बहुत पतला ही रहता है रेंज में, है ना। और वैसे भी डिज़ाइन आपका एक इटरेशन प्रोसेस है, अगर आप इसको 3m से चालू करेंगे, है ना, तो आपको इसको सॉल्व करने बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, और इसमें बहुत सारे ट्रायल्स आ जाएंगे इसीलिए, है ना। तो बेसिकली हम उन ट्रायल्स को ही बस ले रहे हैं जिसमें आपके मिनिमम ट्रायल्स में आपका जो आंसर है वो आपका अचीव हो जाए। तो इस तरीके से D = 1.4 mm अगर लेते हैं इसमें, है ना, तो इसमें आपको SUT की वैल्यू डेटा बुक से मिल जाएगी। आपको ग्रेड 4 में SUT देखना है जो कि मिल रहा है 2290। तो इस तरीके से आपका अगर D 1.4 है तो SUT की वैल्यू आपको मिल जाएगी पहले ट्रायल के लिए 2290। अब आपको अलाउएबल स्ट्रेस बनाना है ना, तो वो होता है आपका, अब की बार टाउ नहीं रहेगा क्योंकि टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस नहीं आता इसमें आता है बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम इसको सिग्मा BA लिखेंगे। और बेंडिंग स्ट्रेस हम जानते थे कि अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस जनरल केस में हमने मशीन डिजाइन में ही पढ़ा है कि सिग्मा T होता है आपका SYT/FOS, है ना, परमिसिबल। और कंप्रेशन आपका जो रहता है सिग्मा C, उसको SYC/FOS लेते हैं। वैसे टॉर्शन या शेयर कहीं आता है टाउ की वैल्यू, तो SSY/FOS लेते हैं, है ना। हम बेसिकली 5 स्ट्रेस जानते हैं, टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, डायरेक्ट शेयर, टॉर्शनल शेयर, इस टाइप के 5 रहते। तो कहीं पर भी अगर बेंडिंग स्ट्रेस आता था तो उसका जो परमिसिबल लिमिट लेते थे हम टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर ही लेते थे, दैट इज SYT/FOS। तो इसलिए वहां पर भी हम यही यूज करेंगे कि सिग्मा B = SYT/FOS। और इसीलिए आपको ये SYT का जो रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि आपको बेसिकली स्प्रिंग का SUT मालूम रहता है, इसलिए SYT को SUT में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया हुआ है 0.6 टाइम्स SUT आपको लेना है, तो ये हो जाएगा 0.6 SUT/FOS। अब आपके पास SUT है जो कि 2290 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो कि आपका मिल जाएगा 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका सिग्मा
बी एलॉयबल की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना, यहाँ से जो मेरी आ रही है ना 687। तो इस तरीके से ये ट्रायल 1 को अगर आप यूज करेंगे, है ना, तो उसके एसयूटी के बेसिस पे जो एलॉयबल स्ट्रेस आएगा वो आएगा 687। अब हम बात करते हैं इंड्यूस स्ट्रेस की, और अभी हमने देखा था कि इंड्यूस स्ट्रेस का जो हमने इक्वेशन लिखा था दैट इज KI 32 MB अपॉन पाई डी क्यूब। ये बेसिक इक्वेशन हमने देखा था कि किसी टॉर्शन स्प्रिंग में उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या आती है। अब हमको चाहिए यहाँ पर MB की वैल्यू। ये MB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर। इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। आपको D ये ट्रायल से मिल जाएगा, जो आपने ट्रायल में लिया 1.4 का क्यूब करेंगे। KI के लिए आपको C की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से आपको दिख रहा है तो यहाँ पर C नहीं दिया है, लेकिन ध्यान से अगर आप डाटा को देखेंगे, अगर C नहीं दिया तो हम C एज्यूम करते थे, है ना, 5, 6 या 8 लेते थे, लेकिन एक डाटा आपको दिया हुआ है दैट इज मीन कॉइल डायमीटर दिया हुआ है ना। तो आप C का इक्वेशन भी जानते हैं, C का इक्वेशन भी होता है कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो अब अगर इसको यूज करेंगे तो ये आएगा 18 बाई 1.4, क्योंकि ये कैपिटल D आपको यहाँ की 1 है और ये स्मॉल d मैं आपको पहले ट्रायल से ही ले रहा हूँ 1.4, तो आपको एक C की वैल्यू निकाल के देगा, जो कि अभी के मेरे केस में आ रही है 12.857 ट्रायल 1 में। अब इस C को आपको यूज करके KI की वैल्यू निकालनी है, जो आप लिखे थे 4C स्क्वायर माइनस C माइनस 1 अपॉन 4C इंटू C माइनस 1, है ना, इनर फाइबर के लिए ये आपको देखना है। आपको वॉल फैक्टर वाला वो 4C माइनस 1 वाला यूज नहीं करना है ना, ध्यान रखेंगे। ये आपका अलग से है KI का इक्वेशन, इसको आप यूज करेंगे तो ये आ रहा है 1.0616। अब आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है, KI की वैल्यूज MB 250 और स्मॉल d की वैल्यू 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस, इसकी वैल्यू मुझे दे रहा है अभी 985.18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको चेक करना है कि एलॉयबल स्ट्रेस और बेंडिंग इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि एलॉयबल स्ट्रेस की वैल्यू कम है, इंड्यूस स्ट्रेस में ज्यादा आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नाउ सिंस सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी ए एलॉयबल से ज्यादा है, हैंस डिजाइन इज नॉट सेफ, और हमको अब डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अब हम जाएंगे ट्रायल 2 में। ट्रायल 2 में फिर से नेक्स्ट हम इसको लेंगे तो D इक्वल टू, जैसे मैंने ट्रायल लिया है 1.5 लिया है, इसके जस्ट नेक्स्ट वैल्यू 1.5, और जिसमें करस्पॉन्डिंग ग्रेड 4 में SUT आ रहा है 2260। अब ध्यान रखेंगे कि ये जो एक ट्रायल 1 में जो हमने प्रोसेस किया था सिग्मा बी ए और सिग्मा बी को निकालने के लिए, यही सेम टू सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है फिर से, और हर चीज को वापस करना है। जैसे कि अब की बार फिर से SUT चेंज हो गया है, एफोर्स आपका वही रहेगा, तो सिग्मा बी ए की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है अब की बार इस SUT 2260 को यूज करते हुए, ये आ रहा है 678। और इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको फिर से आपको C की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो वायर डायमीटर है वो 1.4 से चेंज होके 1.5 आ गया है, तो ये C का वैल्यू भी चेंज होगा। तो अब अगर हम C निकालें दैट इज 18 डिवाइड बाई 1.5, तो C की वैल्यू आ रही है आपकी बार 12, और अगर C चेंज हुआ है तो KI का वैल्यू भी चेंज होगा, है ना, और ये KI का वैल्यू आ रहा है 1.0663। और उस तरीके से आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस, इसको आप KI, MB और D की वैल्यू 1.5 आप डालेंगे तो ये आपका जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू है अब ये दे रहा है 804.54। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये जो इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस है वो पहले ट्रायल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये एलॉयबल से ज्यादा है, तो हमारा डिजाइन सेफ नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा सिंस सिग्मा बी इज ग्रेटर देन एलॉयबल स्ट्रेस, डिजाइन इज नॉट सेफ। फिर से हम जाएंगे ट्रायल 3 पे, जिसमें नेक्स्ट डायमीटर को 1.6 हम लेंगे अब की बार, है ना। यहाँ पर ये आपका जो मैंने बताया था कि
स्प्रिंग है, टॉर्शन स्प्रिंग का जो वायर डायमीटर है बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम सिर्फ डेसिमल्स के हिसाब से ही बढ़ा रहे हैं और इसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसका जो SUT आपको दिया हुआ है ग्रेड 4 में, है ना, 1.6 पे, ये आएगा 2250, है ना। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर से अलाउएबल स्ट्रेस आपका, है ना, 0.6 SUT अपॉन FOS, 0.6 इंटू 2250/2, इसको करेंगे तो ये आ रहा है आपका 675। अब हम C की वैल्यू निकालेंगे फिर से, दैट इज 18 डिवाइड बाई 1.6, तो ये आ रहा है 11.25। ये C आपका फिर से चेंज हो गया स्प्रिंग इंडेक्स, और फिर से आपको KI का वैल्यू निकालना है, नया KI, तो ये KI आ रहा है 1.071। फिर से आपको इंड्यूस स्ट्रेस मिलेगा, इसकी वैल्यू आ रही है 665.84। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अलाउएबल स्ट्रेस अब आपका ज़्यादा है, और जो इंड्यूस स्ट्रेस है, जो आपके टॉर्शन स्प्रिंग में जो स्ट्रेस लग रहा है, उसकी वैल्यू अब कम हो गई है। मतलब मान सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन सेफ है। तो हमारा जो फाइनल डायमीटर वायर डायमीटर होगा D इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.6 मिलीमीटर। आपको इसको थोड़ा भी राउंड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि हमने हर डेसिमल पे आपने चेक किया है 1.4 से स्टार्ट करके 1.5, 1.6, तो इसलिए आप इसको राउंड ऑफ करके 2 नहीं करेंगे इसको। बस ट्रायल एरर में जो आपका डायमीटर हमने देखा है कि ट्रायल एरर प्रोसीजर में जो डायमीटर आता है, हम जनरली उसी को एग्जैक्ट डायमीटर को रख लेते हैं, है ना। तो ये हमारा फाइनल डायमीटर हो गया 1.6 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट जो आपको बोला है दैट इज नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। तो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स के लिए हम जनरली N की वैल्यू डिफ्लेक्शन से निकालते थे, एंगुलर डिफ्लेक्शन से, लेकिन उसकी वैल्यू अभी आपको नहीं दी है। पर एक आपको डाटा दिया है, डेट इज स्टिफनेस आपको दिया हुआ है। इसमें भी आपका N, कैपिटल N का नोटेशन यूज होता है। तो K का जो आपका फॉर्मूला है, जो 3 आपको दिया हुआ है, उसी को आप यूज करेंगे। तो K इक्वल्स टू दिया होता है आपका ED⁴ अपॉन 64 कैपिटल D इंटू N। तो बस इसी को यूज करना है। यहाँ पर आपको K की वैल्यू है जो आपको 3 दिया है, E आपको 2,07,000 है ना। स्मॉल d आपको मिल गया आपकी बार 1.6, और कैपिटल D आपके पास है 18। बस यहाँ से आपको N की वैल्यू निकालना है। तो ये N की वैल्यू आ रही है ना, 392.53। इसको हम राउंड फिगर में 393 कॉइल्स बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कॉइल्स दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉइल्स है। तो ये विंडो शेड है, अगर ये पूरा, अगर ये ऊपर में ऐसा शेड बना हुआ है जैसे ओपन करने के लिए है, तो इसमें यहाँ से लेकर एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक इसमें बहुत सारे कॉइल्स लगेंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे ये कॉइल्स दिख रहे हैं आपको। बेसिकली ये N की वैल्यू आपकी ये 6, 7, 8, 9 के आसपास आती थी कंप्रेशन एक्सटेंशन के स्प्रिंग में। यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉइल्स दिख रहे हैं, है ना। उसका रीज़न बस यही है कि विंडो शेड में है ना, इसमें से बहुत सारे कॉइल्स इसमें लगे हुए हैं। इस तरीके से इसमें एक ही न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है ना, आपके बुक में। तो ये आपका हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग से रिलेटेड उसके डिजाइन इक्वेशंस थे, और ये उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।